जय हिंद दोस्तों, ई दृष्टि के YouTube चैनल ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे। हम लोग पॉलिटी वाली सीरीज को देख रहे हैं और पॉलिटी वाली सीरीज में पिछले 20 वर्षों में जो सिविल सेवाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस के क्वेश्चन हो, यूपीएससी के क्वेश्चन हो, बीपीएससी के हो, आरओ के या फिर अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम के क्वेश्चंस हों, तो उनको हम बाकायदा डिजिटल फॉर्म में लेकर सभी ऑप्शन को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन को। आज बारी है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, ये क्या है, इसके अलावा इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसका नेचर क्या है, जैसे सारी चीजों पर लेकर क्वेश्चंस आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। तो आते हैं, पहले हम क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक तो मैं आपको बताते चलूं थोड़ा सा डीपीएसपी को लेकर, इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद देन हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर मैं ये कहूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो सुनना जरा। ऐसे आप ड्राफ्टिंग करेंगे और एक ही ड्राफ्टिंग ऐसे ड्राफ्टिंग करेंगे कि पूरा लगभग हूबहू क्वेश्चन यहां से इंक्लूड हो जाए, लगभग फंस जाए। जो मुझे लग रहा है कि सिंपल जो क्वेश्चन होंगे यहां से आ जाएंगे। तो अगर मैं कहूं कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, तो एक तो पूछता है कि संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में आपको पता होगा कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का उल्लेख था, वहीं भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। इसके दिन बाद जब हम क्लास लेंगे तो भाग 4 का रहेगा या भाग 4A रहेगा, तो वहां पर जो है फंडामेंटल ड्यूटी राज्य के वो मूल कर्तव्य का उल्लेख रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भाग 4 में टोटल 22 भाग संविधान के, और उन 22 भागों में जो चौथा भाग है भाग 4, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो सवाल है कि अनुच्छेद कहां से कहां तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है पूरा प्रावधान किया गया है। फिर मैं ये कहूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या किसी संविधान से ग्रहण किया गया है, तो हाँ भैया, ये जो है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान से इसको ग्रहण किया गया है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा यह पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है। तो इसका जो नेचर है दोस्तों, वह अवाद्य योग्य है। अवाद्य योग्य मतलब क्या हुआ? अवाद्य योग्य का मतलब क्या हुआ कि कुल मिला जुलाकर गैर न्यायोचित है। यह भी कह सकते हैं कि गैर न्यायोचित है। न्यायोचित, यह भी हम कह सकते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या फिर कह सकते हैं कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब प्रवर्तनीय मतलब कि इंप्लीमेंट, लागू नहीं हो सकता। तो एक कुछ जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर हमने आपको बताया। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को लेकर पूछता है। इसका जो उद्देश्य है यह सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, या फिर कहीं कहीं लोकतंत्र देता है, जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना या फिर सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। ये क्या है? कभी कभी पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, व्हाट इज डीपीएसपी। तो डीपीएसपी क्या है? यह राज्यों को दिया जाने वाला एक प्रकार का निर्देश है कि राज्य जब नियमों और कानूनों और विधियों का निर्माण करें, तो इन 36 से लेकर 51 तक जो निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उनका जो है एक प्रकार से उनको ध्यान में रखे कानून बनाते समय, अधिनियम या नियम बनाते समय, ठीक है ना। तो ये पूरा हमने एक ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझा। अब तो हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे कि 36 से 51 तक किस प्रकार के अनुच्छेद पूछे जाते हैं, किन अनुच्छेदों में क्या कुछ प्रावधान किया गया है। आपको मैं बताते चलूं कि ये जो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है, यहां पर हमको जो है एक प्रकार से समाजवादी, हमको गांधीवादी और इसके अलावा उदारवादी, ये सब तथ्य भी दिखाई हमको पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहां से एक बार को लेके क्वेश्चन पूछ लिया कि गांधीवादी तथ्य क्या है, समाजवादी और उदारवादी, तो ये तीनों तथ्य विद्यमान है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आते हैं क्वेश्चन, बीच बीच में बातचीत करते हैं। तो आते हैं भाई क्वेश्चन।
पहला वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। अभी हमने बताया कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या फिर ए ऑप्शन में दे सकता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय को जो है सुनिश्चित करना। तो यहां पर देखिए क्या दिया है कि राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, नहीं भैया। फिर सामाजिक प्रजातंत्र को नहीं, गांधीवादी प्रजातंत्र को नहीं, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को। प्रजातंत्र मतलब कि लोकतांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, ठीक है ना। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जो हमने ड्राफ्टिंग किया था वहां से पूरा हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन कब आया दोस्तों, एक क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस के प्री में वर्ष 2002 में आया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख उद्देश्य नहीं है। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य एक मल्टी डायमेंशनल है, एक विविधतापूर्ण जो है इसका उद्देश्य माना जाता है। क्या है उद्देश्य? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। मैं बताते चलूंगा आपको कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो सारी बातें कही गई हैं वह लोक कल्याण को ध्यान में रखकर कही गई हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी धर्म को टारगेट किया जाएगा। तो यहां पर ए वाला जो सेंटेंस है, ए वाला जो ऑप्शन है कि एक धर्म की स्थापना करना, इसका उद्देश्य नहीं हो सकता, ठीक ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो एक धर्म को कैसे टारगेट कर सकता है भारत, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए वाला आपका ऑप्शन गलत होगा, बाकी सारे ऑप्शन सही होंगे। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यह भी डीपीएसपी का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना, ये तो मैंने बताया ही। इसके अलावा जो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 52-51 तक, वो सभी एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता पर ही आधारित हैं, सेकुलरिज्म पर ही आधारित है। धर्मनिरपेक्षता मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि धर्म जितने भी राज्य के भीतर होंगे सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। भारत धर्म आधारित कोई भी राज्य काम नहीं करेगा, राज्य धर्म आधारित कोई भी काम नहीं करेगा, उसी को हमने धर्मनिरपेक्ष कहा। हालांकि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष को लेकर थोड़ा सा जो है विवाद होता रहा है, लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि आम बोलचाल भाषा में जिसे हम वाकई रिलीजन कहते हैं उसको हम धर्म से जोड़कर देखते हैं। सो हम धर्मनिरपेक्ष कहें या पंथ निरपेक्ष कहें, लगभग चीजें वही हैं, ठीक है ना। तो इतना आपने देखा। इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कब पूछा गया, वर्ष 2017 में यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया, आरओआरओ मेंस में यह 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। देखिए, जो मौलिक अधिकार होता है, जो मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार आपको पता ही है कि संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। हमने यह भी बताया कि अगर मूल अधिकारों का वायलेशन होता है, मूल अधिकार कहते किसे हैं कि अधिकारों में एक ऐसा अधिकार जो संविधान में वर्णित हो और जिसके वायलेशन पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकें या हाई कोर्ट जा सकें। अनुच्छेद 32 का सहारा लेके आप सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 का सहारा लेके आप हाई कोर्ट जा सकें। ऐसे अधिकारों को फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार कहते हैं। और मूल अधिकार जायज है कि मूल अधिकार के संरक्षण का काम सुप्रीम कोर्ट करती है, हाई कोर्ट करती है, तो न्यायालय में यह परिवर्तनीय होगा। लेकिन हमने जैसा बताया आपको कि डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, वह कभी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते। हालांकि यह सैद्धांतिक रूप से मैं बता रहा हूं, एक संवैधानिक रूप से मैं बता रहा हूं आपको मैं व्यवहारिक रूप नहीं बता रहा हूं। व्यवहारिक नजरिया कुछ और हो जाएगा। क्योंकि देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के जब राज्य कानून बनाती है और उसी कानून का जब वायलेशन हो जाता है, तो जायज है कि उस कानून के लिए जो भी वायलेशन किया जाएगा किसी के द्वारा, तो उसको दंड दे दिया जाएगा। तो यहां डायरेक्टली राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ध्यान में तत्वों को आधार बनाकर तो नहीं दिया जा रहा है दंड, लेकिन यहां पर जो कानून बनाया गया है इसको टारगेट करके उस कानून के तहत दंड दिया जा रहा है। तो व्यवहारिक रूप से कहीं न कहीं इंप्लीमेंट होता है, व्यवहारिक रूप से परिवर्तनीय है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुलाकर हम यह कह सकते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, और वहीं जो डीपीएसपी, वहीं जो मूल अधिकार है वह न्यायालय में परिवर्तनीय है। उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। ए आईएएस प्री में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह रहा है कि पूर्वोक्त
केंद्रीय सरकार के लिए है और उत्तरोक्त राज्यों के लिए है। अब देखिएगा जरा, कह रहा है कि पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय मतलब कि न्यायालय में लागू होने की बात कर रहा है, ये न्यायालय में इंप्लीमेंट होने की बात कर रहा है, न्यायालय के संरक्षण की बात कर रहा है। अगर इनके अधिकारों का, अगर मूल अधिकारों का वायलेशन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, इसकी बात कर रहा है। लेकिन जब आप मूल अधिकारों का वायलेशन करते हैं या मूल अधिकारों का इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है राज्य के द्वारा, तो कोई व्यक्ति इस आधार पर नहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है कि फला राज्य ने या राज्य ने इन कर्तव्यों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी के संदर्भ में विचार करना है और सही ऑप्शन की पहचान करनी है। एक क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और कह रहा है कि कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। एक तो आपने प्रस्तावना, जब मैं पढ़ाया था आपको, प्रस्तावना वाला जो आप वीडियो देखे होंगे तो काफी अच्छा वीडियो था, उसमें सारी चीजें हमने पूरे डिटेल से बताई। तो जिस प्रकार प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार फंडामेंटल ड्यूटी जो मूल कर्तव्य है उसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, इन दोनों की प्रकृति अवाद्य योग्य है, गैर न्यायोचित है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, उसी प्रकार डीपीएसपी की भी प्रकृति है। मैं आपको बताते चलूं कि जैसे प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत था, ना तो विधायिका की शक्ति को छीनता था, ठीक ना, ना तो किसी प्रकार का निर्बंधन लगाता था, उसी प्रकार का मौलिक कर्तव्य है और उसी प्रकार की डीपीएसपी भी है। डीपीएसपी जो है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, यह ना तो किसी विधायिका की यह शक्ति का स्रोत हो सकती है, ना तो यह किसी विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसा नहीं कि किसी विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगाएगी। इसके अलावा यह ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करती है, निर्बंधन मतलब कि जो है कुछ प्रकार का रेस्ट्रिक्शन आरोपित करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन आपके विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, नहीं, निर्बंधन आरोपित नहीं करती है। ना तो जो है कार्यपालिका और ना तो विधायिका किसी के जो है कृत्यों पर, किसी के शक्तियों पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है ये डीपीएसपी। इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा। डी इज द राइट आंसर, ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखना क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 4, देखिए भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा है, तो उसी से क्वेश्चन है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। कह रहा है कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, तो क्या डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे? नहीं, तो इसको काट दीजिए, एलिमिनेट जरा लगाइएगा, ए कटा सी कटा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब कि दो ऑप्शन जो दूसरा कथन है ये सही होगा, ठीक। फिर तीसरा कह रहा है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो ये तो पूरी तरह उद्देश्य ही इसका है, इसका कार्य ही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर राज्य क्या करे कि जन कल्याण अधिक से अधिक सुनिश्चित करने के लिए इन डीपीएसपी को ध्यान में रखे कानून बनाते समय। तो वही कह रहा है। तो 2 और 3 आपका डी ऑप्शन में है, तो डी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी आईएएस 2020 में, प्री में क्वेश्चन पूछा गया, तो आई होप को आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जो हमने शुरू में ड्राफ्टिंग की एक पेज की, वहां से लगभग सारे क्वेश्चन ही आ रहे हैं। हालांकि जो अनुच्छेद होंगे, अभी हम अनुच्छेदों के माध्यम से चीजें डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य, हमने यह बताया कि कल्याणकारी राज्य, अभी आपने एक क्वेश्चन के माध्यम से देखा। अच्छा, मैं आपको एक तैयारी का आपको दायरा बता रहा हूं, तैयारी का तरीका, कि कभी कभी लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है कि क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको कई सीख दे देता है। पिछला जो हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी था, उसमें आप देखेंगे तो एक ऑप्शन था, एक कल्याणकारी राज्य था, दूसरा ऑप्शन था सामाजिक
दूसरा ऑप्शन था सामाजिक आर्थिक न्याय करके था, और एक तो लोकतंत्र करके था, लोकतंत्र करके था। ये सभी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो है उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा क्या था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी था, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तीन चार ऑप्शन से आप जो है उद्देश्यों को जो है निकाल सकते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य के जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, इसका समावेश संविधान, भारत के संविधान में है, कहां पे है? क्या चौथी अनुसूची में है? क्या मौलिक अधिकारों में है? क्या प्रस्तावना में है? नहीं, ना तो प्रस्तावना में है, ना तो मूल अधिकार में है, ना तो चौथी अनुसूची में है, डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है। ठीक ना भैया? चौथी अनुसूची में क्या चीजें कही गई हैं? चौथी अनुसूची आपको पता होगा कि ये जो चौथी अनुसूची है, इसमें कहा गया है कि जो राज्यसभा की जो सीटें होंगी, राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा सदन, संसद के 2 सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटों का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवंटन, यही चौथी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। ठीक ना भैया? तो राज्यसभा की मान लीजिए कि टोटल अधिकतम संख्या सीटों की 250 है, और इन 250 सीटों में किन राज्यों में, किन स्टेट में कितनी सीटें जानी हैं, किन केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सीटें जानी हैं, इन्हीं सीटों का 250 सीटों का जो आवंटन होता है, उसी का प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। जैसे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में टोटल 31 सीट है, या फिर महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि इतने समय 18 सीट है। ठीक है ना? पश्चिम बंगाल और बिहार में इतने समय 16 सीटें हैं। तो ऐसे कुछ करके आप याद कर सकते हैं कि जो सीटों का आवंटन है राज्यसभा के, वह जो है चौथी अनुसूची में है। आपको पता होगा कि भाई मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों को चर्चा है। यह वाद योग्य है, न्यायालय में परिवर्तनीय है। ठीक ना? तो सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस ही कर दिया था। प्रस्तावना आपको पता होगा कि भाई यह प्रस्तावना एक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। ठीक है ना? तो इसमें कई सारी चीजें हैं। एक तो राज्य की प्रकृति है, न्याय है, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, समानता कितने प्रकार की, बंधुत्व क्या होता है, जैसी सारी चीजें प्रस्तावना में कही गई हैं। तो प्रस्तावना वाला जब हम वीडियो देखेंगे, या देखे थे हम वीडियो, तो उसमें सारी चीजें हम डिस्कस किए थे। ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि कितनी बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? देखिए वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। एक ऑप्शन चेंज कर दिया। अब सोचिए, जो क्वेश्चन 1994 से लगातार पूछा जा रहा है और बीपीएससी और पीसीएस में पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन आईएएस के प्री में वर्ष 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग ट्रेंड एनालिसिस भी एक प्रकार से कर रहे हैं ना, कि जो क्वेश्चन यूपीएससी या यूपीपीसीएस में पूछे जा रहे हैं आरओ में, उनका अब नेचर का परिवर्तन क्या है, नेचर कैसा आ रहा है क्वेश्चन का। ठीक है भैया? तो मूल अधिकार अभी डिस्कस किया, उद्देश्य का अभी डिस्कस किया। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में सब्जेक्ट का बंटवारा किया गया है, विषयों का बंटवारा। और विषयों का बंटवारा 3 प्रकार से किया गया है, एक तो केंद्र सूची के रूप में, और एक जो है राज्य सूची के रूप में, और तीसरा जो है वह समवर्ती सूची के रूप में, समवर्ती सूची के रूप में। केंद्र सूची में जो मूल रूप से संविधान में 47 सब्जेक्ट थे, वर्तमान 97 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है। जैसे विदेश मामले, रक्षा मामले, मुद्रा मामले, संचार मामले, ठीक ना, इन सब मामलों पर अगर कोई कानून बनाएगा तो वह केंद्र बनाएगा। इसके अलावा राज्य जैसे पुलिस मामले में, स्वास्थ्य, इन सब मामलों में जो है, कृषि, इन सब मामलों में अगर कोई कानून बनाता है तो राज्य कानून बनाता है। और इसमें मूल रूप से टोटल का टोटल 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 सब्जेक्ट हैं, टोटल 61 सब्जेक्ट हैं। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्य का होता है, राज्य सूची के विषयों पर। वहीं पर समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। मूल रूप से इसमें 47 विषय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हो गया है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें वही राज्य सूची के 5 विषयों को निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण हो गया, मापतौल हो गया, न्याय प्रशासन हो गया। तो ऐसे 5 विषय
राज्य सूची से डाल करके समवर्ती सूची में इंक्लूड कर दिए गए, राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में। एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी आईएएस 2020 में पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। अब देखिए, हमने जो ड्राफ्टिंग की थी उसमें बताया कि जो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल्स हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के, उसमें हमको उदारवादी अवधारणा भी दिखाई पड़ती है, गांधीवादी अवधारणा भी दिखाई पड़ती है और समाजवादी अवधारणा भी दिखाई पड़ती है। अगर मैं इसको क्वेश्चन तो आपका सिंपल है कि एक समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी अवधारणा। गांधीवादी अवधारणा में जब आप आर्टिकल 40 को लेते हैं तो 40 में कहा गया है कि भी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे। गांधी का यह मानना था कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा सो जो है ग्रामीण विकास होगा, ठीक है ना, स्थानीय प्रशासन होगा सो ग्रामीण विकास होगा। गांधी का यह मानना था कि पूरा भारत तभी जो है विकास के स्तर पर आगे बढ़ सकता है जब ग्राम सभा का विकास हो, गांवों का विकास हो। तो इसलिए ग्राम सभा की स्थापना या पंचायत की स्थापना का जो है प्रावधान आर्टिकल 40 में किया गया है और गांधीवादी तत्व हमको दिखाई पड़ता है। वहीं पर आर्टिकल जब आप 43 पढ़ेंगे तो 43 में कुटीर उद्योगों पर भी गांधी के द्वारा बल दिया जाता है। तो कुटीर उद्योगों की स्थापना पर जो है राज्य कदम उठाएगी, ऐसा प्रावधान इसमें कहा गया है। आर्टिकल जब आप 46 पढ़ेंगे 46, तो 46 में सीधा सा कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं या अन्य पिछड़ा जो वर्ग है, उनके जो है शिक्षा, उनके जो है एक प्रकार से जो है उनकी अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है ना, उनको लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो भी चीजें हैं। यह आर्टिकल 46 में है। फिर आर्टिकल जब आप 47 देखेंगे तो 47 में कहा गया है कि नशीली दवाओं या फिर जो है ड्रग्स या मादक पदार्थों पर राज्य क्या करेगा, बैन लगाएगा। यह भी गांधीवादी अवधारणा ही है, ठीक ना भैया। आर्टिकल 48 जब आप देखेंगे तो 48 में सीधा सा कहा गया है कि जो नस्ल दुधारू पशु हैं या गाय हैं, बछड़े हैं, दुधारू पशु हैं, इनके वध पर जो है राज्य प्रतिबंध लगाएगा। 48 तो ये सब जो है गांधीवादी अवधारणा है। वहीं पर ये जो समाजवादी अवधारणा है, समाजवादी अवधारणा के अंतर्गत जैसे आर्टिकल आप 38 लेते हैं तो 38 में कई सारी चीजें हैं। इसमें मतलब कि राज्य समाजवादी और कुछ लोक कल्याण की बात करता है। तो 38 आर्टिकल जब आप 39 लेते हैं, यह भी राज्य के द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं, जैसे लोगों के लिए जीविकोपार्जन के लिए जो है कुछ जो है संसाधन उपलब्ध करवाना, भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण ना होने देना, या फिर कहें कि जो है समान कार्य के लिए समान वेतन मुहैया कराना। तो ये सब समाजवादी अवधारणा है। उदारवादी आर्टिकल आप जो है इसमें 44 देखेंगे, इसके अलावा आर्टिकल 45 देखेंगे, आर्टिकल 49 देखेंगे, 50 देखेंगे, 51 देखेंगे, उदारवादी अवधारणा। तो इसमें जो सभी कथन सही हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। एक क्वेश्चन कब पूछा गया, यूपीपीसीएस प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिली। अभी हमने बताया कि आयरलैंड के संविधान से मिली। ये देखिए क्वेश्चन जब हम बता रहे थे आपको कि संविधान के स्रोत, और संविधान के स्रोतों में हमने बताया कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधानों से क्या कुछ चीजें ग्रहण की गई हैं, वो हमने डिटेल से पूरा डिस्कस किया था। उसको आप वीडियो देखें, काफी अच्छा लगेगा आपको। तो आयरलैंड के संविधान से ये चीजें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। अमेरिका से क्या क्या हमने बताया था भाई, अमेरिका से हमने बताया था कि फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार है अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायिक समीक्षा आप कह सकते हैं, या फिर न्यायिक पुनरावलोकन कह सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना, मतलब कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आपका अमेरिका के संविधान से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब सारी चीजें आप जान सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, एक तो समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, जब सामान्य बहुमत मतलब कि सामान्य जो विधेयक होता है, और वो सामान्य विधेयक साधारण विधेयक जिसे कहते हैं, साधारण विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा पास होने जाता है सदन में और मतभेद दोनों में उत्पन्न हो जाता है, पास नहीं हो पाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि एक संयुक्त बैठक बुलाता है
और उसी संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक का जो है अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बैठक कौन बुलाता है? वो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है ना। व्यापार और व्यापार करना, ये सब सारी चीजें, समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और क्या लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वो तो जो है आपका रूस से लिया गया है, ठीक है ना। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, हाँ ये चीजें हैं कि भाई स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो प्रस्तावना का आदर्श वाक्य है, प्रस्तावना में शामिल वाक्य, ठीक ना, ये आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। एक्चुअली फ्रांस की क्रांति जब चल रही थी तो वहीं से जो है ये शब्द ले लिया गया प्रस्तावना में। तो काफी अच्छी चीजें ली गई हैं, तो इतना आप सब जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण, जब आप आर्टिकल अनुच्छेद बी और अनुच्छेद 39 और 39 पढ़ेंगे तो 39 में सीधा सा कहता है कि राज्य क्या करेगा कि जो भौतिक संसाधन है राज्य के भीतर उनका समवितरण करेगा, समवितरण करेगा, समवितरण। यहां पे समाजवादी अवधारणा आपको दिखाई पड़ेगी। समाजवादी शब्द प्रस्तावना में भी प्रयोग किया गया है। आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। हालांकि समाजवादी शब्द के साथ साथ पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जो है साथ ही में जोड़े गए थे। तो समाजवादी शब्द बाद में वहां पे जोड़ा गया प्रस्तावना में। लेकिन प्रस्तावना में जोड़े जाने से पहले भी जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यहाँ 39 और 39 में यहाँ पर भी कहीं न कहीं समाजवादी तथ्य दिखाई पड़ते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या होता है कि राज्य के भीतर जो भौतिक संसाधन है वह लोगों के बीच जो है उसका समान वितरण हो, दैट इज समाजवादी, ठीक है ना। तो वही चीजें कही गई हैं कि राज्य के भीतर जो भी भौतिक संसाधन होंगे अनुच्छेद 39 में उनका क्या हो? सम वितरण हो, लोगों में समान वितरण हो। और 39 में क्या कहा गया है? 39 में कहा गया है कि जो भौतिक संसाधन हैं इनका केंद्रीयकरण ना होने पाए, इनका केंद्रीयकरण ना होने पाए। ऐसा ना हो कि अगर 100 किलोग्राम गेहूं है और 100 लोग हैं तो एक लोगों के पास 50 किलो आ जाए और बाकी लोगों के पास 50 किलो डिस्ट्रीब्यूट हो। असमानता नहीं होनी चाहिए, केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। ये जो है राज्य प्रतिबंध लगाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन कब पूछा गया है? क्वेश्चन वर्ष 2021 के आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना भैया। लेकिन आपको मैं व्यवहारिक तरीका बताऊं ना कि जब ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है, जब वैश्विक असमानता रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर जो है जनगणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा गैप में दिखाई पड़ता है, बहुत ज्यादा ह्यूज गैप दिखाई पड़ता है एक भौतिक संसाधनों के जो है असमान वितरण का, ठीक है ना। लेकिन चलता है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समता का अधिकार है। इस समता का अधिकार जब हमने आर्टिकल आपको जो है पढ़ाया था 14, तो 14 से लेकर आप देख सकते हैं कि 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो इसमें हमने अनुच्छेद 14 में बताया था कि एक समता का, एक विधि के समक्ष समता और एक विधि के समान संरक्षण, पूरा डिटेल से डिस्कस किया था। एक रूल ऑफ लॉ को डिस्कस किया था और एक जो है विधि के समान संरक्षण को डिस्कस किया था। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो बता ही रहा हूं। स्वतंत्रता का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है, ये फंडामेंटल राइट है। कल्याण की अवधारणा, कल्याण की अवधारणा, कल्याण की अवधारणा तो कई चीजों में निहित है, ठीक है ना, डीपीएसपी में भी निहित है। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 39B और 39C का उल्लंघन करता है, ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये देखिए, आपको डीपीएसपी पढ़ा रहा हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आपको पता ही हो गया होगा कि ऑप्शन जो है इसका बी होगा, ठीक है ना। लेकिन इतना ही नहीं जानना है, सारी चीजें इसमें जान लेनी है। तो ये आर्टिकल एक्चुअली 39 है और 39 में कई सारी चीजें कही गई हैं। 39A में क्या कहा गया है, बी में क्या कहा गया है, सी में क्या कहा गया है, डी में क्या कहा गया है, ई में क्या कहा गया है, एफ में क्या कहा गया है, जैसी सारी चीजें जो है इंक्लूड की गई हैं।
ए में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, लोगों के जीविकोपार्जन के लिए वह जो है भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाएगा ताकि लोगों की आजीविका संचालित हो सके, जीविकोपार्जन उपलब्ध करवाएगा कुल मिला जुलाकर। 39 ए में कहा गया है जीविकोपार्जन। इसके अलावा बी में क्या कहा गया, तो बी में हमने देखा कि जो भौतिक संसाधन होंगे उनका संवितरण किया जाएगा, संसाधनों का केंद्रीयकरण नहीं होगा, केंद्रीयकरण नहीं होगा। फिर डी में कहा गया है, यही डी यहां से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ए क्यों रख दिया गया, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। एक्चुअली जो महिलाओं और पुरुषों के बीच जो असमानताएं हैं उन्हीं असमानताओं को कम करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। आपको पता ही होगा कि जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जैसे ही आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि महिलाओं के पेमेंट कुछ और हैं और पुरुषों के पेमेंट कुछ और हैं। देखिए प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। होता क्या है कि जब आप आर्टिकल हमने 12 जब आपको पढ़ाया था मूल कर्तव्य, और आर्टिकल यहां पर है एक आर्टिकल 36 और 36 से ही स्टार्ट होता है। तो अनुच्छेद जब 12 आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था कि राज्य की परिभाषा को ये इंक्लूड करता है, शामिल करता है इसके प्रावधान को। वहीं पर अनुच्छेद जो 36 है यह भी राज्य की परिभाषा को, राज्य की परिभाषा हमने बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से नहीं है, बल्कि राज्य की अंतर्गत राज्य की परिभाषा मतलब राज्य का आशय उन सारी संस्थाओं से है जो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित किए जाते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो विधि निर्माण कर सकें। जैसे संसद हो गया राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, राज्य विधानमंडल हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, डीएम एसडीएम हो गए, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी राज्य की परिभाषा। अभी मैं बताऊं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया 39D से क्वेश्चन पूछा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। आज की रिपोर्ट है, बीबीसी पे न्यूज आया है, तो बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, अमित शाह के पुत्र जय शाह, उन्होंने कहा कि महिला पुरुषों को जितना पेमेंट दिया जाता था उनके जो है क्रिकेट मैच के लिए, उतना ही पेमेंट अब महिलाओं को भी दिया जाएगा। तो यहां पर आप आर्टिकल से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक ना, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, कौन सा निहित है। फिर कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। ये देखिए क्वेश्चन जब आप अनुच्छेद जब आप 20 पढ़ेंगे तो हमने कल ही बताया आर्टिकल 20 को लेकर हमने बताया कि जो है भाई जो भी अपराधी हैं उनको भी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कुछ न कुछ संरक्षण प्रदान करता है। और 3 प्रकार से हमने बताया था, एक तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण हमने बताया था, दूसरा हमने बताया था कि दोहरे दंड से संरक्षण, और तीसरा हमने बताया था आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन मतलब कि अपने विरुद्ध जो है कोई गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को। आत्म अभिशंसन, दोहरे दंड से संरक्षण मतलब कि एक ही दंड के लिए, एक ही अपराध के लिए एक ही दंड दिया जा सकता है, दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता है। कार्योत्तर विधि, जिस समय जो घटना हुई है उस समय उस दंड के लिए क्या कानून कहता है, कितना दंड निर्धारित करता है, उसी कानून के अकॉर्डिंग दंड दिया जाएगा, ना कि वर्तमान कानून के अनुसार। ठीक है ना, तो ये सब हमने 20 में बताया था। एक कुल मिला जुलाकर हमको जो है मूल अधिकार में देखना है। ठीक है ना, तो मूल अधिकार का ये पार्ट है। फिर कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जब हमने अनुच्छेद आपको 21 पढ़ाया था तो ना सिर्फ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बताया था बल्कि हमने निजता का अधिकार भी इसमें बताया था। निजता का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कई सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको परिभाषित करती रहती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई निजता का अधिकार, या फिर पुट्टास्वामी केस में 2017 में जो केस आया राइट ऑफ प्राइवेसी को लेकर, प्रतिष्ठा के अधिकार को लेकर, सोने के अधिकार को लेकर, ठीक है ना। एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला आता है, उसमें जो है पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21 का पार्ट मानती है। जैसे दिल्ली में लगातार पटाखे फोड़ रहे हैं लोग, पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो पर्यावरण दूषित हो रहा है, आपके जो धर्म है, धर्म का एक गौड़ पक्ष होता है, एक द्वितीयक पक्ष होता है। तो द्वितीयक पक्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप ले रहे हैं, आपके लिए पहले जीना इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट वही कहता है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है वह जीवन जीने के स्वतंत्रता का एक पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है ना, तो कई सारी चीजें परिभाषित करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण, तो हमने बताया था कि आर्टिकल 29 और 30 में यह अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में
प्रावधान किया गया है। स्त्री और पुरुषों के समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी अभी हमने बताया कि अनुच्छेद या 39 जो डी है, 39 घ है, इसी में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। देखिए, पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, जब आप आर्टिकल 40 पढ़ेंगे, यह गांधीवादी अवधारणा के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट हो सके। गांधी का यह मानना था कि भारत का विकास तभी संभव है जब ग्रामीण का विकास हो, ग्राम विकास हो, ठीक है ना। तो आर्टिकल जब आप 40 पढ़ेंगे तो यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ए से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। कब एक क्वेश्चन पूछा गया? वर्ष 2001 में, यह बीपीएससी में 45वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान आपको करना है। तो अभी अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 40 से आप जो है ग्राम पंचायतों के गठन से जो है कोरिलेट कर लीजिए। फिर देन आप अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार या काम या शिक्षा ये सब पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 है, डीपीएसपी का ही पार्ट है, तो काम पाने का अधिकार ये आप कर सकते हैं 41 से। अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 44 यह समान नागरिक संहिता की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। ए अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता क्या है कि जब विभिन्न, भारत क्या है कि विभिन्न धार्मिक और विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जो है एक प्रकार से जो है समुदाय वाला देश रहा है, तो यहाँ पर सभी के जो है अपने अपने कल्चर रहे हैं। किसी के विवाह के नियम अलग हैं, किसी के जो है तलाक के नियम अलग हैं, किसी के जो है वसीयत के नियम अलग हैं, तो किसी के जो है उत्तराधिकार के नियम अलग हैं, किसी के जो है गोद लेने के नियम अलग हैं, तो किसी के दूसरे नियम हैं। तो कुल मिलाजुलाकर भारत के द्वारा जब एक ऐसा कानून बना दिया जाए जिसमें उत्तराधिकार का नियम, तलाक का नियम, विवाह का नियम, ये सभी कॉमन हो जाए, उसी नियम को, उसी जो है विधि को हम जो है क्या कहते हैं? समान नागरिक संहिता कहते हैं। ठीक ना भैया? तो अनुच्छेद जो 44 है इसमें इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 48 में सीधा सा कहा गया है कि जो कृषि है और जो पशुपालन है इसको वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। ठीक ना? तो आर्टिकल 48 तो आपने इसको कोरिलेट कर लिया। एक क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2001 में और 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ये देखना जरा, 39A एक्चुअली 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। जरा इसको सुनना जरा, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कुछ चीजें डीपीएसपी में जोड़ी गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में। एक तो आपका अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, फिर एक जोड़ा गया अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, ये भी, इसको भी जोड़ा गया। एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, इसको भी जोड़ा गया। तो 3-4 अनुच्छेद जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से डीपीएसपी में जोड़े गए और वहीं से ए वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ए पहला वाला जो मिलान करना है, इसमें क्या कहा गया है? 39A में, 39A ही है ना? हाँ, 39A में क्या कहा गया है कि भाई समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता गरीबों को, जो वंचित परिवार हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति हैं, निर्धन परिवार हैं, उनको समान न्याय मिले और निःशुल्क विधिक सहायता मिले। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य उनको जो है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाए। ये संविधान संशोधन के माध्यम से 39A में प्रावधान किया गया। 43A में क्या है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो कर्मकार हैं, उद्योगों के जो कर्मकार हैं, कारखानों के जो कर्मकार हैं, उनको उद्योगों के प्रबंधन में पार्टिसिपेट करवाए, भागीदारी सुनिश्चित उनकी करे। ये आर्टिकल 43A में कहा गया। और ये जो है 48 में कहा गया सीधा सा कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का राज्य प्रयास करेगा, वन्य जीव एवं पंछियों का क्या करेगा? वो संरक्षण करेगा। ये आर्टिकल 48A में कहा गया है। ठीक ना भैया? तो वही अब मिला लीजिए आसानी से कि अनुच्छेद 39A इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अभी हमने बताया। 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ये बिल्कुल सही है। 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। फिर 48 में देखिए, 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात की गई है।
वन्य जीव एवं पंछियों के संरक्षण की बात कही गई है। लेकिन जो 48 है, इस 48 में अभी आपने देखा कि कृषि एवं पशुपालन इसकी बात की गई है, कृषि एवं पशुपालन इसकी बात की गई है। इसके अलावा कुछ गांधीवादी तथ्य और भी दिखाई पड़ते हैं। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि जो गाय हैं, बछड़े हैं या दुधारू पशु हैं, इनके वध पर प्रतिबंध राज्य लगाएगा। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 48 है। तो आर्टिकल 48 से एक कह रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक होना, ये नहीं है। ये तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक होना, ये आर्टिकल जब आप 50 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 50 पढ़ेंगे, तो उसमें ये बातें कही गई हैं। तो यही आपका डी आंसर होगा। ठीक है ना भैया। कब क्वेश्चन पूछा गया? वर्ष 2020 के प्री में पूछा गया यूपीपीसीएस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अभी अभी हमने बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 अनुच्छेद जोड़े गए। 39A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया, फिर 48A जोड़ा गया, ए जोड़े गए। हालांकि डीपीएसपी में और भी अनुच्छेद जोड़े गए हैं। जैसे एक अनुच्छेद आपका जोड़ा गया है, अनुच्छेद 43B। ये जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया, जिसमें जो है सहकारी समितियों का प्रावधान करता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि सहकारी समितियों का जो है गठन करे और उनको जो है स्वायत्तता प्रदान करे, ताकि वो जो है ओपन तरीके से अपना वर्क कर सके। ठीक है ना। तो ये कुल मिला का जो क्वेश्चन पूछा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और कह रहा है कि श्रमिकों की भागीदारी प्रबंधन सुनिश्चित करे, कहां? कारखानों में। तो ए आपका हमने बताया कि 43A। तो 43A कहां है? 43A यहां पे है। ठीक ना भैया। और ये गरीबों को निःशुल्क एवं कानूनी विधिक सहायता उपलब्ध करवाना 39A कहा गया है। फिर अनुच्छेद जो 45 है, अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 45 का नेचर चेंज कर दिया गया है। अब एक्चुअली पहले था कि इसमें 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या करेगा? राज्य क्या करेगा? उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों को। ये 14 वर्ष ड्यूरेशन था। लेकिन अब 86वां संविधान संशोधन, ये भी देखिए ऐड किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 लाया गया और इसके तहत ये जो आर्टिकल 45 है, इसके नेचर में परिवर्तन कर दिया गया और कहा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना ये राज्य का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल 45 हो गया है। ठीक ना भैया। आर्टिकल 45 में अब चेंजिंग कर दी गई है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। हालांकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि उनको जो है शिक्षा उपलब्ध करवाए। वहीं पर डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में चेंजिंग की गई उसके नेचर में। और मूल अधिकार, हाँ, फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल जोड़ा गया और आर्टिकल वो है अनुच्छेद 21 का, और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं राज्य उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो इतना कुछ आपने इस क्वेश्चन में जाना। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल 50 है, यह 50 कहता है कि भाई न्यायपालिका से कार्यपालिका का जो है पृथक्करण होना चाहिए, किसी का किसी में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये चीजें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कही गई हैं। संविधान की उद्देशिका नहीं, उद्देशिका में नई चीजें हैं। 7वीं अनुसूची, ये शक्ति के विभाजन नहीं, परंपरागत व्यवहार द्वारा नहीं। ये आर्टिकल देखिए, एक क्वेश्चन कब पूछा गया? 2020 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? जो एकदम लास्ट डीपीएसपी है, अनुच्छेद 51 ए वाला। तो यही जो है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते हुए हैं उनको जो है वो बना के रखे। ठीक है ना। तो वही चीजें कही गई हैं आर्टिकल 51 में।
आर्टिकल 48 क्या है? तो ये आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जो है डीपीएसपी में जोड़ा गया और ये प्रावधान करता है कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की जो है रक्षा की जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 41 क्या है? 41 हमने बताया कि काम पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में जो है लोक सहायता पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, तो ये सब सारी चीजें जो है 41 में कही गई हैं। 43A ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि श्रमिकों की जो भागीदारी है वह या श्रमिकों का जो प्रबंधन भागीदारी है वह कारखानों में जो है सुनिश्चित करे, कारखानों के प्रबंधन में। ये जो है आपका आर्टिकल 43A या का में कहा गया है। ठीक है भैया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? देखिए, मद्य निषेध। क्या मद्य निषेध है? तो ऑफकोर्स मद्य निषेध है। जब आप आर्टिकल 47 पढ़ते हैं तो यही तो मद्य निषेध गांधीवादी अवधारणा को लिया हुआ है, नशीली दवाओं, मद्य निषेध, इस पर जो प्रतिबंध लगाए राज्य। फिर गौ मांस, गौ संरक्षण, तो गौ संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, आर्टिकल जब आप 48 पढ़ेंगे तो जो गाय हैं, बछड़े हैं या दुधारू पशु हैं उनके वध पर जो है प्रतिबंध लगाएगा राज्य, ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो ए आपका बी भी ऑप्शन सही है। सही तत्व नहीं है ये पूछ रहा है। पर्यावरण संरक्षण, क्या आपने ये नहीं देखा कि आर्टिकल आपने 40 देखा, आपने आर्टिकल 48A देखा, 48A कि राज्य का यह कर्तव्य होगा जो संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा है, 42वां संविधान संशोधन, कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करे तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करे। ये जो है आर्टिकल 48A। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब देखिए यही क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था। हमने बताया आपको कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो आर्टिकल 45 था उसके नेचर में चेंजिंग कर दी गई, उसकी प्रकृति को बदल दिया गया और कहा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं राज्य क्या करेगा, उनको जो है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, डी ऑप्शन यही नहीं होगा। ठीक ना भैया, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? ये देखिए, मानव के दुर्व्यापार या बलात्श्रम पर प्रतिषेध। अरे भैया, जब हमने आपको आर्टिकल 23 पढ़ाया था मूल अधिकार पढ़ाया था और मूल अधिकार में अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने पढ़ाया था और शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने एक अनुच्छेद बताया था 23 और एक अनुच्छेद बताया था 24। 23 में बताया था यही वाला पार्ट, मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बेगारी प्रथा, ये सब सारी चीजों पर प्रतिबंध राज्य लगाएगा। ठीक है ना। वहीं पर हमने ये चीज बताया था आर्टिकल 24 में कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। तो ये जो है मूल अधिकार से रिलेट है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि मादक पेयों तथा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिबंध। तो बिल्कुल जब आप आर्टिकल 47 पढ़ेंगे तो इसमें ये बातें कही गई हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो ए नहीं होगा, केवल का केवल 2 ऑप्शन होगा, केवल का केवल 2, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्वेश्चन कब पूछा गया? आईएएस के प्री में क्वेश्चन पूछा गया 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ये देखिए कई सारी चीजें इसमें लिया हुआ है। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही केवल क्या बातें ये कही गई हैं, केवल मूल कर्तव्यों में ही ये बातें कही गई हैं, या दोनों में ये बातें कही गई हैं? अब अगर फंडामेंटल राइट दे देता तब क्या होता? क्या फंडामेंटल राइट नहीं है, मूल अधिकार नहीं है कि भाई पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण या पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, ये सब सारी चीजें नहीं है? तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ का जब मामला आया तो स्वच्छ पर्यावरण का राइट बताया गया, मूल कर्तव्य बताया गया, आर्टिकल 21 का पार्ट बताया गया, जीवन जीने की स्वतंत्रता का एक पार्ट बताया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का एक पार्ट बताया गया। तो तीनों से कोरिलेट करता है, डीपीएसपी से भी कोरिलेट करता है, फंडामेंटल ड्यूटी से भी, और इसके अलावा फंडामेंटल राइट से भी। हालांकि फंडामेंटल राइट नहीं दिया है, लेकिन जब आप आर्टिकल डीपीएसपी का आर्टिकल 48A पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य
पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करे, वन्य जीव एवं जीवों की रक्षा करे। वहीं पर जब आप मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, और मूल कर्तव्य आपको पता होगा कि मूल संविधान में तो नहीं था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। वह 51 का कह सकते हैं या 51A कह सकते हैं। तो 51 का जो 7वां वाला पार्ट है, 7वां मूल कर्तव्य, उसी में जो है पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन इसकी बातें की गई हैं। तो दोनों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कब पूछा गया? वर्ष 2019 में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? मद्य निषेध है? वाकई बिल्कुल है। काम पाने का अधिकार है, तो इसको आप 47 से कोरिलेट कर सकते हैं, इसको 41 से कोरिलेट कर सकते हैं। समान कार्य समान वेतन, इसको आप 39 से कोरिलेट कर सकते हैं। और यहां पर सूचना का जो अधिकार है, इस सूचना का अधिकार आप जो है आर्टिकल 19 में जा सकते हैं, ठीक ना। आर्टिकल 19 मतलब कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में, तो वही नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा या से पूरे होते हैं। तो मैं आपको बताते चलूं कि जब आप आर्टिकल 38 पढ़ेंगे और 38 में ही जो नीतियां होती हैं उनकी इंप्लीमेंट की बात होती है, ये सब सारी चीजें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कही गई हैं। तो केवल जो आपका बी ऑप्शन होगा, केवल 3 ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन कब पूछा गया? यूपीएससी या आईएएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोग कल मिलते हैं मूल कर्तव्य को लेकर, संविधान के भाग 4 का को लेकर, 42वां संविधान संशोधन 1976 को लेकर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।